हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का मोशन चैप्टर। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद मतलब जो भी इसका इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसका थ्योरी हम लोग पहले देख लेते हैं। मोशन यानी गति। तो प्रत्येक वस्तु या तो विराम अवस्था में या गति की अवस्था में है। विराम एवं गति दोनों स्थितियां समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष होती है। यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति में सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो उस वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। विराम अवस्था के उदाहरण कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे ज़मीन में लगे हुए पेड़ पौधे। तो ज़मीन में लगे हुए पेड़ पौधे मतलब एक ही जगह पर स्थिर है तो वो विराम अवस्था में है। मेज पे रखी हुई पुस्तक वो एक ही जगह पे रखी हुई रहती है, वो गति नहीं करती तो वो विराम अवस्था में है। एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए सहयात्री मतलब चलती हुई ट्रेन में अगर बैठा हुआ जो यात्री होता है वो एक दूसरे के लिए विराम अवस्था में होता है। लेकिन जो बाहर मतलब ट्रेन के बाहर कोई व्यक्ति अगर देखता है तो उसको गति की अवस्था में लगता है, लेकिन जो उसमें अंदर बैठे रहते हैं तो उसको विराम अवस्था में लगते हैं। ठीक है, तो इसी में लिखा हुआ है एक चलती ट्रेन में बैठे हुए यात्री के सापेक्ष उसके सह यात्री की स्थिति आदि। तो ये हो गया मतलब विराम की अवस्था का उदाहरण हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग गति की अवस्था का उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके विपरीत यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो यह प्रक्रिया गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति के सापेक्ष चलते हुए वाहन झरने से गिरता हुआ जल आदि। तो ये होता है कि पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति के सापेक्ष चलता हुआ वाहन मतलब कोई वाहन चल रहा है और उसके सामने कोई आदमी अगर खड़ा है तो वो जो देखता है तो वो गति को क्या बोलते हैं, ये स्थिति पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति के सापेक्ष चलते हुए वाहन यानी वाहन के गति अगर पृथ्वी पे खड़े होकर हम लोग देखें तो वो गति की अवस्था में नज़र आती है। झरने से गिरता हुआ जल ये भी गति की अवस्था का उदाहरण है। इस प्रकार गति एवं विराम दोनों परस्पर सापेक्ष अवधारणाएं हैं। उदाहरण के लिए एक गतिमान कार में कुछ व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। जब कार सड़क पर गतिमान अवस्था में है तो कार के सहयात्री एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में हैं, जबकि कार के बाहर की वस्तुएं अन्य वाहन पेड़ पौधे भवन आदि कार में बैठे यात्रियों को गतिशील अवस्था में प्रतीत होती है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि मतलब जैसे कि हम वाहन में अगर बैठे हुए हैं तो हमारे जो सहयात्री है वो विराम की अवस्था में प्रतीत होते हैं, लेकिन जो बाहर के पेड़ पौधे जो भी मकान दिखते हैं तो वो गति की अवस्था में प्रतीत होते हैं। तो ये गति के दोनों उदाहरण हो गया, मतलब विराम अवस्था का और गति के अवस्था का। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। गति के प्रकार। तो गति के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है विमीय आधार पे जिसको बोलते हैं वन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है पथ के आधार पर जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। तीसरा होता है दोहराव के आधार पर जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन। तो ये 3 प्रकार की गति होता है। और इसमें भी होता है जैसे विमीय आधार पे होता है तो विमीय आधार पे होता है एक विमीय गति हो गया, दो विमीय गति हो गया, त्रिविमीय गति हो गया। पथ के आधार पे इसमें होता है 4 प्रकार का पथ के आधार पे गति होता है। जैसे होता है स्थानांतरीय गति हो गया, घूर्णन गति हो गया, दोलन गति हो गया, प्रक्षेप गति हो गया। और दोहराव के आधार पे 2 प्रकार की गति होता है, आवर्त गति और सरल आवर्त गति। तो ये सब गति के प्रकार है। तो आइए हम लोग इसका इन फुल डिटेल्स में देख लेते हैं एक एक पॉइंट को। तो एक विमीय गति यानी वन डायमेंशनल मोशन। यदि कोई पिंड किसी भी दिशा में एक सरल रेखा में गति करता है तो इसे एक विमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु की केवल एक विमा ही परिवर्तनशील होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई। यदि विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए केवल एक स्थिति निर्देशांक यानी वन पोजीशन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। उदाहरण सीधी सड़क पर गतिमान वाहन। तो सीधी सड़क पर जो गतिमान वाहन होती है वो एक ही दिशा में चलती रहती है, तो वो होता है ये एक विमीय गति का उदाहरण है। जैसे एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की गति। तो
तो जो एक निश्चित ऊंचाई से कोई वस्तु को अगर गिराते हैं तो वो एक ही दिशा में नीचे गिरती है, तो उसको बोलते हैं एक विमीय गति हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक है द्विविमीय गति जिसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो जब कोई पिंड एक ऐसे तल से गति करता है जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए दो अक्षों के निर्देशांक यानी एक्स वाई अथवा वाई जेड अथवा एक्स जेड को आवश्यकता हो, तो उसे द्विविमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु एक साथ दो विमाओं में परिवर्तनशील होती है, जैसे लंबाई एवं चौड़ाई अथवा ऊंचाई अथवा चौड़ाई एवं ऊंचाई अथवा लंबाई एवं ऊंचाई। उदाहरण, तोप से दागे गए गोले की गति। तो तोप से दागा हुआ गोले की गति क्या होता है, तो तोप से गोला दागते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाता है, फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर नीचे आता है। तो इसमें हाइट भी होता है और डिस्टेंस भी होता है। तो ये हो गया द्विविमीय गति हो गया। नदी में तनाव की गति, नदी में नाव की गति। तो नदी में नाव की गति भी द्विविमीय गति है। किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति। तो किक मारने के बाद क्या होता है, फुटबॉल होता है, एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद उसका निश्चित एक डिस्टेंस भी होता है। तो इसमें दो विमा का उपयोग होता है, तो इसलिए इसको द्विविमीय गति का उदाहरण मानते हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यह त्रिविमीय गति यानी थ्री डायमेंशनल मोशन। जब कोई पिंड इस प्रकार की गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों विमाओं में परिवर्तित हो रही हो, इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। इसमें वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए तीन अक्षों यानी एक्स वाई एवं जेड निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण, आकाश में पतंग। तो आकाश में पतंग जब उड़ता है तो उसका एक हाइट भी होता है, ठीक है, एक हाइट होता है, एक दूरी होता है और ये दिशा भी होता है, कभी इस दिशा में जाता है तो कभी इस दिशा में जाता है, मतलब पतंग तो एक ही दिशा में नहीं रहता है। तो ये त्रिविमीय गति का उदाहरण हो गया। वायुयान, ये भी त्रिविमीय गति का उदाहरण है। पक्षियों की गति, ये भी त्रिविमीय गति के उदाहरण है। और गैसीय अणुओं की गति, ये भी त्रिविमीय गति का उदाहरण है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। तो पथ के आधार पर गतियों के प्रकार, यह गतियों के वर्गीकरण का सर्वाधिक सामान्य आधार है। इसके अंतर्गत गतिमान वस्तु के पथ के प्रकार तथा उसके स्थानों में परिवर्तन आदि आधारों पर गति के निम्नलिखित स्वरूप निर्धारित किए गए हैं। तो पथ के आधार पर गति कितने प्रकार होते हैं, तो पथ के आधार पर गति के चार प्रकार होते हैं। एक हो गया स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा हो गया है घूर्णन गति जिसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। तीसरा है दोलन अथवा कंपन गति जिसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। और चौथा है प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये चार प्रकार के पथ के आधार पर मोशन हो गया। आ जाते हैं हम लोग इसका एक एक करके डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो स्थानांतरित गति यानी ट्रांसलेटरी मोशन, इस प्रकार की गति में गतिमान पिंड के स्थान में परिवर्तन होता है तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करते हैं। चेंज इन द पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी एंड ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट बॉडी मूव विथ द सेम वेलोसिटी। जैसे पृथ्वी की गति, तो पृथ्वी करता है तो इस पर जो भी पार्टिकल्स, जो भी कण है, सभी गति कर रहा है उसके साथ। ये हो गया स्थानांतरित गति हो गया। ट्रेन की गति, ये भी स्थानांतरित गति है। गैसीय अणु की गति, ये भी स्थानांतरित गति है। तो स्थानांतरित गति के पार्ट बाई पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो स्थानांतरित गति के आ जाता है एक सरल रेखीय गति यानी रेक्टिलाइनर मोशन। जब कोई कण यानी पार्टिकल अथवा पिंड यानी बॉडी एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। मतलब जब कोई कण या पिंड एक सरल रेखा में गति करता है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण हो गया इसका कदम ताल करती हुई सैनिक की टुकड़ी, ये सरल रेखीय गति है। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई कोई वस्तु, ये भी सरल रेखीय गति है। और सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार आदि, ये भी सरल रेखीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है वक्रीय गति। तो जब कोई पिंड किसी घुमावदार अर्थात वक्रीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ उसका वेग में भी परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण, घुमावदार सड़क पर गति करती हुई कार। तो इसमें पिंड के घुमावदार अर्थात वक्रीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। इस गति में पिंड के दिशा में परिवर्तन होता है, उसका वेग में भी परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, इसका गति में ही परिवर्तन होता है, वेग में ही परिवर्तन होता है और दिशा में ही परिवर्तन होता है।
मतलब दिशा और वेग दोनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना और डॉल्फिन द्वारा समुद्री में गोता लगाना, ये सब वक्रीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इस दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय पर अपने पथ के केंद्र से समान दूरी पर होता है क्योंकि यह उस वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है। उदाहरण वृत्ताकार पथ पर धावक की गति, ये क्या है तो ये वृत्तीय गति का उदाहरण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति तथा एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रहों का गति, ये सब वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अनियमित गति यानी रैंडम मोशन। जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित गति करता है तो उसे अनियमित गति कहा जाता है। अनियमित गति को जिगजैग गति तथा ब्राउनियन गति भी कहा जाता है। तो आकाश में पक्षियों की गति, आकाश में जो पक्षियों की गति होता है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, तो ये हो गया अनियमित गति जिसको बोलते हैं जिगजैग तथा ब्राउनियन गति। दूसरा है गैसीय गति। गैसीय गति का भी दिशा निर्धारित नहीं होता है, कभी आगे कभी पीछे कभी इधर, तो वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, तो वो भी हो गया जिगजैग गति यानी अनियमित गति का उदाहरण हो गया। चींटियों की गति, धूलकणों की गति, ये सब अनियमित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग घूर्णन गति यानी रोटेटरी मोशन। वृत्तीय गति हम लोग देख लिए, उसके बाद घूर्णन गति देख लेते हैं। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति में हम लोग एक चीज़ अंदर देख लेते हैं। मतलब वृत्तीय गति में होता है क्या है ना कि केंद्र के चारों ओर गति होता है, ठीक है। लेकिन घूर्णन गति में होता है क्या है कि केंद्र पर ही गति करते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे गति करता है और पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसको बोलते हैं वृत्तीय गति, और जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है उसको बोलते हैं घूर्णन गति बोलते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात में परिवर्तन होता है, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उससे मौसम में परिवर्तन होता है। तो वही दोनों का अंतर हम लोग बता दिए। अब पढ़ लेते हैं घूर्णन गति। जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन एक वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी गति प्रतीत होती है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष पिंड से पृथक होता है वृत्तीय गति में, जबकि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष पिंड के अंदर स्थित होता है। उदाहरण वाहनों के पहिए तथा स्टीयरिंग व्हील की गति, ये क्या है, ये घूर्णन गति है। पृथ्वी का घूर्णन, ये भी घूर्णन गति है। हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे की गति, ये भी घूर्णन गति है। और लट्टू की गति आदि, ये भी घूर्णन गति का उदाहरण है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दोलन अथवा कंपन गति। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे गति करता है तो इसे उस पिंड की दोलन अथवा कंपन गति कहा जाता है। घड़ी के पेंडुलम की गति, तो घड़ी के पेंडुलम गति क्या, ये आगे पीछे गति करता है तो इसको बोलते हैं दोलन गति बोलते हैं। एक सिरे पर स्थित तथा दूसरे सिरे को खींच कर छोड़े गए एक स्प्रिंग की गति, ये भी दोलन गति का उदाहरण है। दोलन यानी कंपन होता है उसमें। सितार बजाते समय उसके तारों द्वारा की गई गति, झूले की आदि की गति, तो ये सब दोलन गति का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से अर्थात पृथ्वी की सतह के समीप फेंका जाता है तो पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में एक वक्रीय पथ में गति करता है। जब किसी वस्तु को एक बार बल लगाकर थीटा कोण पर फेंक दिया जाता है तो ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार यानी पैरेबोलिक होती है, जैसे तोप का गोला। तो तोप का गोला को एक निश्चित कोण पर अगर हम फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई के साथ साथ कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति है। भाला फेंकना, ये भी प्रक्षेप गति का उदाहरण। और छक्का मारने पर बॉल की गति करना, ये भी प्रक्षेप गति का उदाहरण है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन, तो थीटा बराबर होता है प्रक्षेप कोण यानी प्रोजेक्टेड एंगल, यानी किस एंगल पर वस्तु के फेंका गया है। यू होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है यानी इनिशियल वेलोसिटी होता है। जी बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन।
टी बराबर होता है चढ़ना या उतरना काल, टाइम ऑफ द एसेंट एंड डिसेंट, मतलब जो ये चढ़ता है जो उतरता है उस समय काल को बोलते हैं टी, स्मॉल टी से उसको करते हैं। एच मैक्स बराबर होता है महत्तम ऊंचाई, मतलब किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो उसका एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, मतलब जो उसका हाईएस्ट पीक होता है उसको एच मैक्स शो करते हैं। और आर प्रास यानी रेंज यानी डिस्टेंस होता है, तो आर को डिस्टेंस यानी रेंज बताते हैं। और टी जो कैपिटल टी होता है उड्डयन काल, जो वस्तु कितनी देर हवा में रही उसको बोलते हैं उड्डयन काल, द टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। तो इसमें प्रक्षेप के दौरान भूमि पर तय की गई दूरी को प्रास या रेंज कहते हैं। तो प्रक्षेप के दौरान भूमि पर तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रास या रेंज कहते हैं। रेंज यानी आर बराबर होता है यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बटे जी। तो एक भाला को 60 मीटर प्रति सेकेंड से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, वह कितनी दूरी पर जाके गिरेगी। तो 60 मीटर सेकेंड है, तो फार्मूला होता है हम लोग का कि आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल माप होता है, ग्रेविटी का ये होता है 9.8 होता है, लेकिन लगभग हम लोग 10 मान के चलते हैं, लेकिन जहाँ पे 9.8 दिया रहे तो वहाँ पे 9.8 ही मान के हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे यू कितना दिया हुआ है, यानी प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 230। तो ये थीटा कोण का मान कितना है, तो 30 डिग्री है, तो साइन 230 हो गया। तो इसका हो जाएगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इंटू साइन 60 हो जाएगा, 2 गुने तो उस पर 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3600 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 और बाई 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180√3। 180√3 हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो हम लोग। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड क्वेश्चन है 45 डिग्री पर रेंज अधिकतम हो जाता है, इस कारण भाला को 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है। तो ये 45 डिग्री पर किसी भी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो उसका जो रेंज होता है ना, यानी डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग जब भाला फेंकते हैं तो वो 45 डिग्री के कोण पर भी फेंकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक भाला को 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, रेंज का मान ज्ञात करें। तो ये रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। तो u का मान कितना है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 2, और थीटा का मान 45 डिग्री है, तो साइन 2 45 हो जाएगा बट 10 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू साइन 45 दूना 90 डिग्री हो जाएगा इंटू 10। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है, तो 144 इंटू 1/10, तो इसका हो जाएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 54.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका 14.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है उड्डयन काल। तो उड्डयन काल क्या होता है, जिसको टी से हम लोग दिखाते हैं। तो प्रक्षेप गति के दौरान कोई वस्तु जितनी देर हवा में रहती है उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है टी बराबर होता है 2u इंटू साइन थीटा बटे जी। तो एक तोप के गोले से 30 डिग्री के कोण पर 60 मीटर के वेग से फेंका जाता है, कितनी देर बाद वह पृथ्वी पर गिरेगी। तो इसका टी बराबर होता है 2u इंटू साइन थीटा बटे जी। तो 2 इंटू यू का मान कितना है, तो 60 है, और इंटू साइन ये थीटा का मान कितना है, तो 30 बटे 10 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 60 दूना 120 इंटू साइन ये 30 डिग्री का मान होता है, ये 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। आ जाता है हम लोग नेक्स्ट पे। महत्तम ऊंचाई, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। प्रक्षेप के दौरान वस्तु विभिन्न ऊंचाई पर गति करती है, इन सभी में जो सबसे अधिक ऊंचाई होती है उसे महत्तम ऊंचाई कहते हैं। महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एच मैक्स बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये फार्मूला है। नेक्स्ट पे आ जाता है हम लोग आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होता है, यानी पीरियडिक मोशन क्या होता है, जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में निश्चित समयांतराल में अपनी गति को पुनरावृत्ति की जाती है तो इसे आवर्ती गति कहा जाता है। आवर्ती गति करने वाले पिंड पथ पर स्थित किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय उसका समयांतराल अथवा
आवर्तकाल कहलाता है। उदाहरण, घड़ी की विभिन्न सुइयों द्वारा की जाने वाली गति आवर्ती गति का उदाहरण है। सामान्य उदाहरण है, इसके सेकेंड वाली सुई मिनट 60 सेकेंड में, मिनट वाली सुई 1 घंटे में और घंटे वाली सुई 12 घंटे में अपनी गति के पुनरावृत्ति करती है। तो ये सब आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। सरल आवर्त गति, तो जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है तो इस गति को सरल आवर्त गति कहा जाता है। उदाहरण, घड़ी के लोलक, ये सरल आवर्त गति के उदाहरण है। और है, घड़ी के लोलक द्वारा की जाने वाली दोलन गति सरल गति का उदाहरण है। आ जाता है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, गति की मुख्य परिभाषा। तो यहाँ पे हम लोग का गति का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, गति के मुख्य परिभाषा गति के समय के संबंध में डैश में निरंतर परिवर्तन है। तो किसमें परिवर्तन है, तो ये अवस्था में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विमीय गति है, तो सीधे रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन, एक घुमावदार ट्रैक में आसमान में घूमते हुए पक्षी, सूर्य के चारों ओर घूमता उपग्रह और एक कार के पहिए की गति। तो जो एक विमीय गति है ना, ये सीधे रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन, ये एक विमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, झूले की गति डैश गति का उदाहरण है। तो झूले की गति ये दोलन गति का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक निकाय द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर निम्नलिखित में से क्या बदलता है। तो एक निकाय द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर, तो वृत्तीय गति करते हैं तो इसमें दिशा बदलता है, ठीक है। चाल सेम रहता है, द्रव्यमान सेम रहता है, गतिज ऊर्जा सेम रहती है, इसमें दिशा बदलता है। नेक्स्ट है, घूर्णन गति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त निर्देशात्मक सहायक सामग्री होगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पंखे का ब्लेड, दरवाजे का हैंडल, रस्सी, चरखी प्रणाली और खिलौना गाड़ी। तो जो घूर्णन गति का उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है पंखे का ब्लेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अक्ष के चारों ओर गति करती कोई वस्तु किसी प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। तो किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, एक अक्ष के चारों ओर गति हुई, तो ये घूर्णन गति का ये करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आया था हम लोग नेक्स्ट पे, तो प्रक्षेप कोण डैश होने पर प्रक्षेप का परास अधिकतम होता है। तभी हम लोग ने पढ़ा था ना, 45 डिग्री का जो प्रक्षेप कोण होता है वो सबसे ज़्यादा इसका मतलब रेंज सबसे ज़्यादा इसका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेप गति नहीं है। तो प्रक्षेप गति कौन सी नहीं, किसी दिशा में फेंका गया पत्थर, ये तो प्रक्षेप गति है। इमारत से क्षैतिज रूप से फेंका गया पत्थर, ये भी प्रक्षेप गति का उदाहरण है। एक सीधी रेखा में गतिमान कार, ये नहीं है। बंदूक से चलाई गई गोली, ये भी प्रक्षेप गति के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त गति का उदाहरण नहीं है। तो आवर्त गति का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो ये तो आवर्त गति का उदाहरण है। और साधारण पेंडुलम ये भी आवर्त गति का उदाहरण है। और गिटार से तार बजाना, तो ये आवर्त गति का उदाहरण नहीं है, दोलन गति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल आवर्त गति का उदाहरण है। सरल आवर्त गति का उदाहरण कौन सा, तो अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी, ये घूर्णन गति का उदाहरण है। सरल लोलक की गति, गेंद का फर्श पर उछलना और छत के पंखे की गति, तो ये आवर्त गति का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा सरल लोलक की गति हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।